जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए आपका बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग फिजिक्स का डे 9 कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे वो डे आपका फ्रेंड्स 10 है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आप शुरू से लेकर वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये हमारा फिजिक्स से स्टार्ट है। इससे पहले वाला टॉपिक आपका बायोलॉजी था, वो मैंने कंप्लीट करवा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट विजिट करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये आपके आने वाले जो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और आपका बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका जो टॉपिक से जो क्वेश्चन उठा है वहाँ पे संवेग एवं भार, तो इससे जितने भी टॉपिक है ना सभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपका है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संवेग कहलाता है। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संवेग का मात्रक बताइए, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए संवेग की बीमा क्या होता है, तो ml/t-2। और देखिए बल का जो बीमा होता है ना, ये भी होता है ml/t-2। दोनों याद रखिएगा, संवेग का और बल की बीमा का जो मात्रक होता है ml/t-2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय को कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मान लीजिए कोई भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत है, मतलब कि क्वेश्चन आता है कि इनमें से ये सिद्धांत किसका है, तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। देखिए तो यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल, जब तक उसका बाह्य जो एक्सटर्नल फोर्स है नहीं लग रहा है, तो उस निकाय का जो कुल संवेग होता है वो क्या रहता है? अपरिवर्तित रहेगा। उस पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो वो क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो उसे संवेग संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रॉकेट का गति या उड़ान कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है तो रॉकेट में, तो रॉकेट याद रखिएगा, इसमें क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है। अगला है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जेट इंजन जो हमारा है ना, वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है क्या कि पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है क्या कहलाता है? तो भार कहलाता है। पृथ्वी खींचती है ना, तो वो क्या कहलाता है? भार। ठीक है, भार का मात्रक इंपॉर्टेंट है न्यूटन। याद रखिएगा कि भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम बराबर होता है तो 9.8 न्यूटन के। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। वस्तु का भार कम होता है तो विषुवत रेखा पर। याद रखिएगा, ये आपको यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, वस्तु का भार कम होता है तो इसमें कन्फ्यूजन होते थे, विषुवत रेखा पर। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है तो ध्रुव पर, और वस्तु का भार शून्य होता है तो केंद्र पर। देखिए अगर कभी बोले कम होता है तो विषुवत रेखा पर, लेकिन अगर शून्य बोले तो केंद्र पर शून्य होता है। दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन मत होइएगा। सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि ध्रुव पे होता है, पोल पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, वस्तु का भार कम कहाँ होता है तो विषुवत रेखा पे, शून्य कहाँ होता है तो केंद्र पे, और भार सर्वाधिक कहाँ होता है तो ध्रुव पे। मेरे साथ आप बोलिए, बोलने से याद होता है। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? 1/6 गुना होता है। ठीक है, और किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर अगर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो 100 न्यूटन, यानी कि याद रखिए 600/100। ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे कर लेंगे, जैसे में क्या कि 1/6 है तो 1/6 आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 600 न्यूटन वहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है तो शून्य होता है। मतलब पानी पर कोई भी वस्तु अगर तैरेगी तो उसका भार शून्य होता है। ठीक है ना, तैरते रहता है मतलब शून्य होता है भार। नेक्स्ट है क्या कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है तो 1/81 भाग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है कितना? तो 1/81 भाग होता है। अब देखिए, अब कार्य और ऊर्जा यानी कि वर्क और एनर्जी से जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन यहाँ पे मैं इसमें कंप्लीट किया गया। ठीक है, देखिएगा कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उससे बल की दिशा में विस्थापन करना क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। तो कोई भी वस्तु में अगर हम बल लगाएंगे तो उसके दिशा में क्या होगा? विस्थापन होगा, तो क्या कहलाएगा? तो कार्य कहलाएगा। अब कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कार्य में होता है तो केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये कार्य जो होता है क्या है, तो एक अदिश राशि, क्योंकि इसमें केवल परिमाण, अगर परिमाण के साथ साथ अगर दिशा हो तो वो कहलाएगा सदिश राशि, लेकिन केवल परिमाण हो और दिशा नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा? तो अदिश राशि। तो देखिए यहाँ पे कार्य होता है तो यह एक अदिश राशि होता है। अगला देखिए कि कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है।
ठीक है। और कार्य का सीजीएस मात्रक याद रखिएगा अर्घ होता है। एसआई मात्रक पूछे तो जूल और सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। और 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ। इंपॉर्टेंट है कि 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ के। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के द्रव्यमान पर, मतलब कोई भी जो वस्तु पर किया गया जो कार्य है वो निर्भर किस पे नहीं करेगा, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है क्या कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। मान लीजिए एक पिंड द्वारा किया गया जो कार्य है ना वो किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर क्या करेगा, निर्भर नहीं करेगा। अगला है क्या कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो तो शून्य हो। मान लीजिए क्या कि कोई एक वस्तु है, वस्तु पर बल लगाने पर के बावजूद भी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, अगर मान लीजिए उसका विस्थापन ही जब शून्य हो तो उस पर कार्य लगाने का मतलब क्या हो, उसमें बल क्या होगा, शून्य होगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका कि कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगने पर वस्तु विस्थापित होती है। ठीक है, कार्य हुआ माना कब जाएगा, जब उस पर बल लगेगा तो वस्तु क्या होगी, तब विस्थापित होता है, तभी हम लोग मानेंगे उस पर क्या हो, कार्य हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यदि वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर क्या क्या, मान ली कोई भी वस्तु है, इसको गोल 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 ऐसे घुमाएंगे तो उसका जो कार्य जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है क्या कि जब जब कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। मतलब कोई भी कार्य जो होता है ऋणात्मक कब माना जाता है, तो याद जब विस्थापन क्या हो कि बल के विपरीत दिशा में होगा ना, तब वो क्या है, ऋणात्मक मानेगा। ठीक है, देखिए कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। और 1 ग्राम वसा से उत्पन्न क्या होता है, तो कैलोरी होता है। कैलोरी उत्पन्न होता है वसा में, फैट में। और किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मान लीजिए किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट कि खींचे हुए धनुष के तार, खींचे हुए रबर बैंड तथा घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा है। तो ये क्वेश्चन आता है कि घड़ी में चाबी में संचित ऊर्जा कौन सा है, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा उसमें शामिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि तनी मतलब कोई स्प्रिंग होता है उसको हम लोग जोर से खींचते हैं तो वो भी क्या है, तो एक स्थितिज ऊर्जा की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा, मान लीजिए कोई यहाँ पे डैम बना हुआ है और डैम के पास यहाँ पानी यहाँ पे रुका हुआ है, तो ये रुकने का जो क्रिया है ना, ये भी क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा के कारण ये रुका हुआ है। ठीक है, अब किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में होती है, तो मान लीजिए कोई भी अगर ऊंचाई पर रखा हुआ यहाँ पे पिंड है तो ये कौन सा ऊर्जा का, तो ये भी रखा हुआ है, मतलब स्थितिज में है, स्थिर है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो मान लीजिए कोई भी वस्तु है तो गतिज ऊर्जा कहलाएगी ना। गतिज ऊर्जा बराबर होता है तो हाफ mv² के, याद रखिएगा ये फॉर्मूला कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv² के। बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में और संग्रहित ऊर्जा होती है, तो ये गति, मान लीजिए कि पानी अगर पहले रुका हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, स्थित ऊर्जा। ये पानी को खोल देंगे तो गति आ गया, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। हमारे धनुष, मान लीजिए कि धनुष को खींच के रखे हुए तो खींच के रोके हुए मतलब स्थित ऊर्जा, और जैसे ही इसको धनुष को तीर छोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। बहती हुई हवा में होती है तो गतिज ऊर्जा, क्योंकि हवा तो आपको पता है ना कि बह रही है, स्थिर तो रहती नहीं है, तो कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा। अब देखिए चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा, देखिए अगर मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा है तो या वो गतिज भी होता है और स्थितिज दोनों होता है। तो मान लीजिए गाड़ी अगर रुकी हुई है तो स्थितिज और गाड़ी चल रही है तो गतिज, यानी कि दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाए। मान लीजिए कोई भी वस्तु है उसका वेग अगर हम दुगना करेंगे तो गतिज ऑलरेडी 4 गुना हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगा ना भाई। नेक्स्ट है आपका कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो उसकी देखिए अब यहाँ पे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान लिखा हुआ है और यहाँ ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे वेग लिखा हुआ है, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। और किसी वस्तु का अगर वेग दुगना करने पर ना उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी, लेकिन किसी वस्तु की द्रव्यमान दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाए दुगना, उतना ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, यही कन्फ्यूजन थोड़ा सा। और संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी। तो ये तीनों क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, ताकि आप एग्जाम में ऐसे अक्सर क्वेश्चन गलती होते हैं, तो देखिए इसको 2-3 बार देख लीजिएगा ना, तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, आपका अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बार विश्वास करते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन होइए। मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे PCS में करके टेलीग्राम पे देते रहता हूँ, तो प्लीज़ आप उससे ज्वाइन हो जाइए। आपको हमेशा अपडेट, आप हर एक एग्जाम से आप अपडेटेड वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप ज्वाइन हो जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग कहलाता है, तो ये क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट है क्या कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार
ऊर्जा को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस हम लोग क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, इसको ना उत्पन्न कर सकते हैं ना इसको नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लेंज का नियम परिमाण है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम का मान है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका शक्ति। अब देखिए कार्य करने की दर कहलाती है, तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, ठीक है। और शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है, वाट होता है, और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड के। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 1 वाट बराबर होता है तो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। अब नेक्स्ट है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के, यानी कि 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है तो मेगावाट में। मान ली बिजली जो आता है वो मेगावाट में ही आता है ना, उत्पन्न होता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित किया मेगावाट में उसको प्रदर्शित करते हैं। 1 मेगावाट बराबर होता है तो 1000 किलोवाट के। याद रखिएगा 1 मेगावाट बराबर किसके होता है, तो 1000 किलो वाट के होता है। अब देखिए यहाँ पे कि 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। लेकिन देखिए यहाँ पे एक आप अच्छा क्वेश्चन देखे होंगे कि साधारण मनुष्य की शक्ति होती है तो 0.05 से 0.01 अश्व शक्ति, ये बहुत हॉर्स पावर इसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगर पूछे कि 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 740 वाट के, लेकिन पूछे क्या कि साधारण मनुष्य की शक्ति होती है तो 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति के बराबर होता है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण देखते हैं कि बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है क्या कहलाता है, तो गुरुत्वीय बल कहलाता है। बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है क्या कहलाता है, तो वो गुरुत्वीय बल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब देखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है क्या कहते हैं, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, यानी कि स्मॉल जी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान एग्जाम में आता था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है किसका, आता है स्मॉल जी का मान। देखिए फ्रेंड्स स्मॉल जी अलग है और कैपिटल जी अलग है, कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण के स्मॉल जी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे है ना मीटर पर सेकेंड, वही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ पे तीनों कन्फ्यूजन क्वेश्चन देखिएगा, जी का मान सबसे अधिक होता है तो ध्रुव पर, जी का मान कम होता है तो विषुवत रेखा पर, और जी का मान 0 होता है तो पृथ्वी के केंद्र पर। मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया था कि सबसे अधिक मान होगा ध्रुव पर, कम मान होगा विषुवत रेखा पर, और 0 होता है कब, तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए जी यानी गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बताया ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये एग्जाम में आता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो 1/6 गुना। गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है तो द्रव्यमान और आकार पर ये जी जो है निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाएंगे तो स्मॉल जी का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ऋणात्मक हो जाएगा। कोई वस्तु है उसको हम मतलब पृथ्वी से ऊपर फेंकेंगे मतलब उसका मान क्या होता है कि घटता है, ठीक है। अब देखिए कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था तो न्यूटन ने। याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूटन साहब ने। और गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन ने किया। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपको कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखिए कैपिटल जी है एक, तो ये क्या है, तो एक अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, केजी स्क्वायर। याद रखिएगा 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। रट जाइए, लिख लीजिए, जैसे याद करना याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है। अगला है क्या कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुएं का गुरुत्वीय त्वरण होता है तो ये समान होता है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत कब होता है, जब लिफ्ट क्या होता है ना कि ऊपर की ओर बढ़ती है तब ये क्या होता है कि ये भार जो होता है ये बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और लिफ्ट की स्थिति पिंड का भार घटा कब, जब लिफ्ट क्या होता है नीचे की ओर आता है तो घटता है, और जब ऊपर जाता है तो लिफ्ट का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होगा तो 0। अब मान लीजिए कि हम ऊपर से आ रहे, लिफ्ट टूट ही जाएगा तो उसमें भार क्या रहेगा, तो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा ना, तो 0 हो जाता है। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। याद रखिएगा। अगला है आपका कि शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है तो भारहीनता।
वो शून्य गुरुत्वाकर्षण क्या कहलाएगा, जिसमें भारी नहीं होगा वो शून्य कहलाएगा। मुक्त या स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है, तो शून्य होता है। मुक्त रहे या स्वतंत्र रहे उसका भार क्या रहता है, शून्य रहता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या रहता है, तो अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। और हवा में, देखिए हवा बोल रहा, निर्वात नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनिएगा। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की पहले गेंद गिरेगी और लकड़ी की बाद में। अगर यह निर्वात बोलता ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे निर्वात अगर बोलता तो ये दोनों क्या होता है, एक समान रूप से गिरता, लेकिन यहाँ पे हवा बोल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन मत होइएगा आप, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन की हवा की अनुपस्थिति, जिसकी निर्वात बोलते हैं, हवा की अनुपस्थिति, यहाँ की हवा रहेगा ही नहीं, तो लोहे और लकड़ी की समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर वो एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेगा। ये यही क्वेश्चन में बता रहा था, ठीक है। अब देखिए कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग देखते हैं। तो देखिए ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो उपग्रह कहलाते हैं। मतलब हमारे ग्रह के जो चारों ओर चक्कर जो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, उपग्रह ही कहते हैं ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रहों की गति, बहुत इंपॉर्टेंट है, संबंधित नियम दिए थे कैप्लर साहब ने। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो कैप्लर ने दिया था। अब देखिए नेक्स्ट है क्या कि भू स्थिर यानी कि तुल्यकाली उपग्रह स्थित होते हैं तो पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं भू स्थिर उपग्रह, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो पश्चिम से पूर्व, मतलब भू स्थिर जो उपग्रह होता है तो पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल होता है तो 24 घंटा। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं तो भू स्थिर कक्षाओं में, तो संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं तो भू स्थिर कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार होता है तो कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार शून्य होता है। उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है तो ये सौर सेल होती हैं, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चिकित्सा विज्ञान संबंधित खोजें। देखिए चिकित्सा विज्ञान संबंधित खोजें, इस टॉपिक को भी हम लोग क्लियर करेंगे। और देखिए चिकित्सा विज्ञान संबंधित खोज जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे खोज है, उसका आविष्कारक है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हर एक टॉपिक्स जितने भी बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस में जो भी टॉपिक्स भाई, जहाँ से मैं बहुत सारे टॉपिक्स को लिखा हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ आप प्यार अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को, ठीक है। तो देखिएगा, तो ये डायबिटीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ के खोज यानी कि आविष्कारक कौन है, तो बैटिंग, याद रखिए बैटिंग डायबिटीज़ के आविष्कारक है। RNA यानी कि जेम्स वाटसन और आर्थर अर्ग, याद रखिएगा RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग इसके आविष्कारक है, खोज करता है। DNA के कौन है, तो जेम्स वाटसन एवं क्रिक, याद रखिएगा RNA और DNA दोनों कन्फ्यूजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग, ठीक है। देखिए जेम्स वाटसन इसमें भी है और जेम्स वाटसन इसमें भी है। अब जेम्स वाटसन क्रिक है DNA के, ठीक है, लेकिन RNA में क्या है, आर्थर अर्ग है। आर्थर अर्ग है RNA में और DNA में कौन है, तो वाटसन क्रिक, ठीक है, जेम्स वाटसन और क्रिक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कि गर्भ निरोधक गोलियाँ, जो गर्भ निरोधक गोलियाँ जो महिलाओं से संबंधित है, ये पिनकस ने इसका खोज किया था, पिनकस ने। रक्त परिसंचरण तंत्र, विलियम हार्वे, याद रखिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे ने इसका खोज किया था। मेरे साथ बोलिए, रक्त समूहों की खोज पता है ना, कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है उसका खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका खोज किया था। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटिंग एवं बेस्ट, बैटिंग अच्छा करेगा जो बेस्ट होगा, ठीक है, बैटिंग अच्छा करो बेस्ट हो जाएगा। बैटिंग एवं बेस्ट किसने किया, इंसुलिन ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ये इंसुलिन जो स्रावित होता है अग्नाशय से, बीटा सेल से, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन स्रावित होता है, याद रखिए। बैटिंग एवं बेस्ट ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट है कि हैजा का टीका, याद रखिए रॉबर्ट कोच, हैजा का टीका खोज किसने किया, तो रॉबर्ट कोच ने। और टीबी के कीटाणु का खोज रॉबर्ट कोच ने, याद रखिए टीबी के कीटाणु का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट कोच ने। हैजा का टीका खोज रॉबर्ट कोच ने, याद रखिए दोनों याद रखिए रॉबर्ट कोच। मलेरिया के कीटाणु का खोज रोनाल्ड रॉस ने, मलेरिया के कीटाणु का खोज किसने किया, रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट है क्या, टाइफाइड का कीटाणु, तो ईवर्थ, टाइफाइड के कीटाणु का खोज ईवर्थ, आविष्कारक कौन है, तो ईवर्थ। पेचिस एवं प्लेग के कीटाणु यानी कि कीटाजारो, याद रखिएगा कीटाजारो,
पेचिस और प्लेग के कीटाणुओं का कीटाजरो आविष्कारक हैं। चेचक के टीका खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका खोज एडवर्ड जेनर, जिसे चिकित्सा का मतलब कि पिता भी कहा जाता है, मतलब कि एडवर्ड जेनर को ये वैक्सीन का जनक कहा था एडवर्ड जेनर को। याद रखिए, चेचक के टीका खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने ही खोज किया था, याद रखिएगा। और BCG का टीका का खोज किसने? यूरिन कामेट। BCG के टीका को यूरिन कामेट ने खोज किया था। नेक्स्ट है क्या? कालाजार बुखार, ये UN ब्रह्मचारी ने कालाजार बुखार का खोज किया था, UN ब्रह्मचारी ने। हृदय प्रत्यारोपण का खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड, याद रखिए, हृदय प्रत्यारोपण का क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इसका खोज किया था। बेरी रोग की चिकित्सा मतलब आइजैक मैन। बेरी क्या है? तो आइजैक मैन। बेरी जो है आपका विटामिन B की कमी से होता है, जो त्वचा संबंधित रोग है। बेरी आइजैक मैन 2-3 बार बोलिए, ठीक है। DDT का खोज किया डॉक्टर पॉल मूलर, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। DDT का खोज किसने किया था? डॉक्टर पॉल मूलर, ठीक है। DDT का खोज डॉक्टर पॉल मूलर। अल्ट्रा किरणों की चिकित्सा से था पिनमैन। अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा का खोज किसने? पिनमैन ने किया। जेनेटिक्स कोड का खोज हरगोविंद खुराना, जेनेटिक्स कोड का खोज किसने किया? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। हाइड्रोफोबिया का इलाज लुइस पास्चर। हाइड्रोफोबिया जो कुत्ते काटने से बीमारी होता है, हाइड्रोफोबिया, लुइस पास्चर। सल्फा ड्रग्स, ये जी डोमोक। सल्फा ड्रग्स क्या था? जी डोमोक। सिफिलिस का इलाज पाल एहलिसच ने सिफिलिस का इलाज का खोज किया था, टीका खोज किया था। पोलियो का टीका खोज किसने? था जॉन साल्क ने, याद रखिए, जॉन साल्क। पोलियो को टीका खोज किसने किया था? जॉन साल्क ने पोलियो के टीका का खोज किया था। रक्त परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम हार्वे। रक्त परिवहन का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने, टीके का खोज। बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया लिवेनहॉक। होम्योपैथी चिकित्सा हेनीमैन। होम्योपैथी चिकित्सा किसने? तो हेनीमैन, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। क्लोरोफॉर्म जेम्स हैरिसन। क्लोरोफॉर्म किसने खोज किया था? मतलब टीका खोज तो जेम्स हैरिसन। स्टेथोस्कोप का खोज तो लेनक। स्टेथोस्कोप याद रखिए, लेनक। आगे देखें, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का टीका खोज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एस्पिरिन का किया ट्रेजर। एस्पिरिन का किसने किया था? ट्रेजर ने। आयरन लंग्स का खोज फिलिप ड्रिंकर। आयरन लंग्स का फिलिप ड्रिंकर। स्ट्रेपोमाइसिन का वैक्समैन। स्ट्रेपोमाइसिन का किसने? तो वैक्समैन ने खोज किया। कुष्ठ रोग के जीवाणु के टीका खोज तो हैंसन। कुष्ठ रोग जीवाणु के मतलब की खोज किसने किया? तो हैंसन ने, ठीक है। कीटाणु सिद्धांत लुइस पास्चर, ठीक है। और डिप्थीरिया रोग के टीका खोज किसने किया था? क्लेवज एवं लोफलर। डिप्थीरिया रोग तक क्लेवज एवं लोफलर। देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत के टीका खोज हुगरो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन सिद्धांत के तो हुगरो डी ब्रिज, याद रखिए। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। विकासवाद के सिद्धांत के मतलब चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा। कोशिका इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक। जीवाणु का याद रखिए, जीवाणु का लिवेनहॉक। भारत में हृदय प्रत्यारोपण वी वेणुगोपाल। नेक्स्ट है आपका मलेरिया परजीवी का रोनाल्ड रॉस, याद रखिएगा। वायरस यानी कि विषाणु का इवानोवस्की। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन ली लेहर, ठीक है। क्लोनिंग तकनीक इयॉन बिल्कुट, याद रखिए, इयॉन बिल्कुट। नेक्स्ट है परिस्थितिकी को रीटर और परिस्थितिकी तंत्र का तो याद रखिएगा जी टॉन्सले, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हो सके तो इसको 2-3 बार वीडियो देखिएगा। आपको 2-3 बार वीडियो देखने से आपको फ्रेंड्स पूरा याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, आपके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आपका सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा, जो आपका सपना होगा डबल स्टार का, तो प्लीज़ आप जितने भी आपको शॉर्ट्स वीडियो मैं अपलोड करूँगा फ्रेंड्स आपके PCSM के यूट्यूब चैनल पे, मतलब अब देखिए, आप जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं सब क्वेश्चन आपको अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ आप इस एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और PCS मेकर के जो आपका टेलीग्राम है उससे ज्वाइन हो जाएगा फ्रेंड्स। जो भी अपडेट रहेगा मैं सबसे पहले उस पर आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।